है ऑफ द रिकॉर्ड के साथ यशवीर कादियान जी, जिनको करीब 30 साल का वरिष्ठ पत्रकार है, अनुभव है मीडिया का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार स्वाति जी, और हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सर? ठीक है आप? जी जी, बिल्कुल 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 जी। आवाज आ सर रही है स्वाति शुरुआत जी? करते हैं हरियाणा की जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल। सर शुरुआत करते हैं हरियाणा की राजनीति की, उस घड़ी की जो कि 5 साल बाद इंतजार करने के बाद चुनाव में देखने को मिली है। जो विधायक थे या फिर जिनको टिकट दी गई थी उसके बाद रण में गए, और जो मतदान करने की प्रक्रिया है हरियाणा में वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। और अब हरियाणा में रिजल्ट जो है वो आने वाला है। जल्द ही ईवीएम का पिटारा खुलेगा और राजनीति के अंदर उन किस्मत उन उम्मीदवारों की पता चलेगी जिन्होंने अपना जो पूरा दमखम है हरियाणा की राजनीति में भरा था। तो सर इसी के मद्देनजर रिजल्ट आने से महज कुछ ही घंटे पहले तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की करें, अब अपनी सरकार बनने का दम ठोक रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, देखिए वैसे तो ये नतीजा ऐसा आ सकता है जिसको लेके ना तो पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कंफ्यूजन है, ना ही पब्लिक में। लेकिन नतीजों से मुझे ध्यान आ रहा है, जब हम जैसे जो हरियाणा का आदमी है, हरियाणा का व्यक्ति है, वो हास्य व्यंग में बड़ी उसकी दिलचस्पी होती है। तो एक समय ऐसा था जब माँ बाप जो है, खास तौर पे पिता, अपने बच्चों पे या खास तौर पे बेटों पे पिटाई करना एक अपना मौलिक अधिकार समझते थे, एक जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। तो उसी से जुड़ा हुआ किस्सा है। एक व्यक्ति अपने बेटे की पिटाई कर रहा था और वो बच्चा जोर जोर के चिल्ला रहा था। तो पड़ोसी आए, 2-3 पड़ोसियों ने पूछा कि भाई साहब ये आप क्यों क्यों कर रहे हो बच्चे की पिटाई, ऐसी क्या बात है? कहते हैं पिटाई इसलिए कर रहा हूँ, कल इसका रिजल्ट आना और मैंने आज रात को चले जाना है। यानी कि वो कॉन्फिडेंट था कि ये फेल ही होगा, तो मैंने जो कार्यक्रम कल करना है आज इसके साथ करके मैं आराम से फिर अपना जा सकता हूँ। तो कुछ कुछ इसी तरह का जो एग्जिट पोल हैं वो कुछ इसी तरह से इशारा कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा सा बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार को लेके कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे कि इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा भी एक उदाहरण है कि एक बच्चा इम्तिहान में फेल हो गया। अब उसको ये कि वो अपने पेरेंट्स को ये बात कैसे बताए कि वो फेल हो गया, क्योंकि उसको पता था जैसे उसने ये बात कही क्यों ही उसकी पिटाई शुरू हो जाएगी घर में। तो वो गया, उसने कहा पापा ऐसा हुआ, वो जो पड़ोस वाला लड़का है ना वो भी फेल हो गया। कहते अच्छा? कहते वो जो अपने दूसरा है ना नौकर छोड़ के रहता है वो भी फेल हो गया, और वो जो मेरा दोस्त है उसके तो आप पूछिए मत, उसके तो बहुत ही वो क्लास में सबसे फिसड्डी है। तो पिताजी समझ गए कि अभी ये जो है भूमिका बना रहा है। उन्होंने कहा कि तुम अपने बताओ औरों की छोड़। कहता आप कौन सा जवाहरलाल नेहरू हो जो आपका बच्चा पास हो जाएगा, जब सारे रामलाल अंकल का लड़का फेल हो गया, श्यामलाल का फेल हो गया, तो आपके बच्चे ने भी फेल हो। तो मैं स्वाति जी ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये एग्जिट पोल ये सच में तब्दील हो गए हैं, अगर वाकई जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं हमें, तो उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हरियाणा में इस बार सरकार में बदलाव होने जा रहा है और डंके की चोट पे होने जा रहा है। इसमें किसी को कोई भी संशय नहीं है। लेकिन इसमें रोचक बात यह है कि अभी जबकि हमारे पास 24 घंटे से कम का भी समय रह गया है नतीजे आने में, लेकिन जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, हमारी सरकार फिर से बन रही है। हरियाणा में आज तक हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। अगर नायब सिंह सैनी जो कह रहे हैं वो सच में तब्दील होता है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस लायक नहीं माना है कि उसको तीसरी दफा सत्ता में फिर से वो बिठाएं। अगर भाजपा ऐसा कर पाती है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा चमत्कार होगा। और उधर कांग्रेस के नेतागण भी आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। उनको जैसे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या उदय भान जी, उन्होंने भी ये पत्रकारों से बातचीत में आज ये दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि अब चूंकि नतीजे आने में बहुत कम समय रह गया है,
तो इस तरह के अब दावे करने का समय जा चुका है, किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं। जी। वो पब्लिक ने चूंकि अपना फतवा दे दिया, बस उसका ऐलान होना बाकी है। उसमें कोई अब कोई फॉर्मेलिटी उस तरह से नहीं बची है कि नेताओं के हाथ में कुछ हो या पब्लिक के हाथ में हो। अब तो जो डिब्बे में बंद है, पिटारे में जो बंद है, उसकी गिनती होनी है और उससे फैसला होना है। तो इसी पे एक शेर है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। तो स्वाति जी, एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नायब सिंह सैनी जी के साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी विराजमान थे, जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं। और ये आशंका जताई जा रही थी कि ज्ञानचंद गुप्ता जी का टिकट इस दफा कट सकता है। एक तो वो उम्र उनकी 75 साल से ज्यादा हो गई है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इस बार वो कठिनाई में हो, सीट जीतने में उनको दिक्कत आ सकती है। तो असीम गोयल जो अम्बाला सिटी के एमएलए और मंत्री, उनको शिफ्ट करने की बात थी, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी को ही टिकट दी गई। और वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पंचकुला में कराए हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है अगर ऐसा वाकई में हुआ है। तो अब जनता ये बताएगी उनको कि वो उनके ये जो दावे हैं उनसे वो कितनी संतुष्ट है। क्या वो ज्ञानचंद गुप्ता जी को दोबारा विधायक चुनते हैं, या जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चंद्रमोहन जी, वो ये चुनाव जीतते हैं। तो जिस तरह से नायब सिंह सैनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उसी पे ये कहना है देखने वालों को संभलने का इशारा, थोड़ी सी नकाब आज वो सरकाए हुए हैं। जी स्वाति जी। बिल्कुल सर, और आपने बहुत अच्छा उदाहरण ये दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लगातार दौर हरियाणा में जारी है रिजल्ट से पहले। अगर बीजेपी की बात करें तो सर अनिल विज जो है गृह मंत्री रहे हैं मनोहर सरकार में, तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अब की बार अगली मुलाकात जो होगी वो भी साफ तौर पर यही कहते हुए नजर कि कांग्रेस जारी है सीटों का। जी जी स्वाति जी, आपकी पूरी आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन जितना कि मैं सुन पाया हूँ, आपने अनिल विज जी के इशारा किया कि वो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने चाहा तो अगली मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री आवास पे होगी। मुझे लगता है कि अनिल विज जी जो कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो ले दे के अपना जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, वो चाहते हैं जीतना। वो 6 दफा विधायक रह चुके हैं, 7वीं दफा वो विधायक बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में ऐसा मैसेज देके कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन चूंकि उनके दावे को जो पार्टी हाईकमान के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है जो देख रहा है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, चाहे सुरेंद्र नागर जी हैं, चाहे वो सतीश पूनिया जी हैं, सभी नेताओं ने नकार दिया है। और जो अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, जब वो हरियाणा में आए थे, उन्होंने खुलेआम कहा था कि नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टी ने पहले से ऐलान कर दिया है, उसके बाद कोई दावा करने के लिए, दावेदारी करने के लिए बचता नहीं है। इस लेवल पे जब जो फैसले होते हैं वो स्वाति जी बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करने के बाद होते हैं। ये इस तरह से नहीं होता कि अभी किसी ने कुछ कहा कि ये फैसला है और पता लगा 2 दिन बाद वो फैसला बदल दिया। आमतौर पे इतने सीनियर लेवल पे राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे फैसले नहीं किया करती। जी स्वाति। बिल्कुल, और साथ में मेरा सवाल ये भी था सर कि कांग्रेस की तरफ से जो है खुशी का माहौल कहीं ना कहीं पोल्स को देखते हुए नजर आ रहा है साफ तौर पर, और दावेदारी भी की जा रही है कि 60 का आंकड़ा जो है कांग्रेस हरियाणा में इस बार पार कर लेगी। और इसी पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आए कि ये जो खुशी कांग्रेस वाले नेता मना रहे हैं, ये खुशी महज 2 दिन की है, चाहे वो वोटिंग के बाद का टाइम हो या फिर आज का, यानी कि कल आंकड़े आने के बाद जो फैसला होगा वो बीजेपी के पक्ष में होगा। क्या आपको ऐसा लगता है टिप्पणी जो है वो बीजेपी की? देखिए, मुझे तो स्वाति जी कोई संशय नहीं है। मैं एग्जिट पोल की अगर बात करूं, हरियाणा के लोगों से जो हमारी बात हुई है उसके आधार पे बात करूं, या जो माहौल है, जो हरियाणा में माहौल चुनाव के दौरान रहा,
उसको देखते हुए बड़ा कम लगता है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार फिर से आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वाकई में वो एक बड़ा अद्भुत चमत्कार होगा, बताने जो वाला कि हरियाणा के लोग पहली दफा देखेंगे, महसूस करेंगे। देखिए, हम्म हम्म क्या वो कांग्रेसी मायूस होते हैं या भाजपाई मायूस हम्म होते हैं, ये तो हमें कल जब अंतिम परिणाम आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन एक का मायूस होना हम्म, बिल्कुल तय है। जी स्वाति जी। जी बिल्कुल। और साफ तौर पर सर हमने पिछले जो हमारा ऑफ द रिकॉर्ड की जो हमारी मुलाकात कर रही उसमें हमने जो पर इसी पर टिप्पणी करी थी कि जो अधिकारी है तमाम जो फटकार लगाने के काम है वो राजनीतिक दिग्गज करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे थे जनता के बीच में भी, और इसके अलावा जो कुछ फटकार फोन कॉल के जरिए भी की जा रही थी। तो अधिकारियों के अगर हरियाणा में जिस हिसाब से पोल दिखाए जा रहे हैं, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आती है तो क्या वो अधिकारियों के तबादलों में कुछ असर देखने को मिलेगा? अगर बीजेपी फिर से सत्ता में तीसरी बार दोहराते हैं तो उन अधिकारियों के तबादलों को लेकर या उनकी जो पद है उन्नति है उनको लेकर क्या कुछ जो समीकरण है वो बैठ सकता है? देखिए स्वाति जी, जो सरकार है वो आमतौर पे चलाने में जिसका सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका होती है वो मुख्यमंत्री सचिवालय की है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की, जो मुख्यमंत्री को गाइड जी करते हैं, परामर्श देते हैं, हमें ये योजनाएं बनानी चाहिए, ये नीतियां बनानी चाहिए। एक बड़ा रोल मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री सचिवालय का होता है। तो जब मनोहर लाल खट्टर जी की विदाई हुई, उसके बाद नायब सिंह सैनी साहब आए, तो उन्होंने कोई मुख्यमंत्री सचिवालय में फेरबदल नहीं किया। जो मुख्यमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, जो थे राजेश खुल्लर जी, वही नायब सिंह सैनी जी के रहे। उसके अलावा जो बाकी जो अधिकारी थे, चाहे वो व्योमा शंकर हैं या अमित अग्रवाल हैं या जो बाकी जो ओएसडी थे, तो खास बदलाव आया नहीं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब अगर नायब सिंह सैनी जी, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए वो सच में परिवर्तित हो जाता है और उनको फिर से सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है, तो क्या वो मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव करेंगे, कितना बदलाव करेंगे, किन किन लोगों की छुट्टी होगी, किन नई लोगों की एंट्री होगी। तो इस पे ब्यूरोक्रेसी में काफी चर्चाएं, अफसरशाही में ये चर्चाएं हैं। उधर अगर कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिलता है, मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, लेकिन ये तय है कि फिर जो सीएम का जो ऑफिस है उसमें निश्चित तौर पे बड़ा भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। नए लोग आएंगे और जो मुख्य जो विभाग हैं, जो 5-7 विभाग हैं जिनसे सरकार की जो दिशा देते हैं या जो सरकार चलाते हैं, तो उन सारे विभागों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज वो कौन होंगे, उनके विभागाध्यक्ष कौन होंगे, तो इस पे काफी चर्चाएं हैं, काफी कयास लग रहे हैं, फलां व्यक्ति हो सकता है या फलां व्यक्ति हो सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मुख्यमंत्री के पद पे ताजपोशी होती है, तो क्या वो उन अफसरों में से कुछ को फिर से मौका देना चाहेंगे जो उनके साथ अतीत में 10 साल काम कर चुके हैं? क्या वो उन अफसरों में से चंद को या किसी 2-4 को ऐसा कोई मौका देंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी एसोसिएशन पुरानी रही है, प्रगाढ़ता रही है, और वो जो अधिकारी हैं वो भी जानते हैं, सारी बारीकियां समझते हैं, किसको कितना वेट देना है, कौन सा काम कैसे। तो उनका जो अनुभव है, क्या हुड्डा साहब उसका लाभ उठाना चाहेंगे, या कोई और भी आता है मान लीजिए, तो वो भी एक नया सीएमओ हरियाणा के लोगों के सामने आएगा, नया मुख्यमंत्री सचिवालय हरियाणा के लोगों के रूबरू होगा। जी स्वाति जी। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें सर अशोक तंवर का, अशोक तंवर वो नाम, वो चेहरा जो सांसद के तौर पे हरियाणा की राजनीति में एक अच्छा प्रभाव रहा। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अगर बात करें तो उनकी भी भूमिका उन्होंने अच्छे से अदा करी। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एकदम से ऐसा क्या हुआ सर, जो बीजेपी की रैली में वो नजर आए, प्रचार करते हुए नजर आए, और उससे कुछ मिनटों बाद ही, चंद कुछ मिनटों के बाद ही राहुल गांधी के साथ स्टेज पे नजर आए, जहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको पट्टा पहनाते हुए नजर आए पार्टी का, और साथ में जो है हाथ मिलाने की जो रस्म है वो भी रही। तो सर राजनीति में अगर देखें तो अशोक तंवर का इसमें क्या कुछ फायदा, या कांग्रेस का क्या कुछ फायदा जो है आखिरी चुनाव के टाइम पे हो सकता है अशोक तंवर की वापसी से? जी, इससे पहले स्वाति जी, मैं एक जो हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी की बात चल रही थी, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी पे उस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बहुत से लोग हैं वो बड़े लालायित हैं कि वो अगर सरकार आती है, नई सरकार का सेटअप बनता है, तो उसमें वो खुद को
फिट कर लें खुद को बड़े पद पाने के लिए, वो लॉबिंग कर रहे हैं, उनको पता है कि आने वाली सरकार में किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है बड़े पद पाने के लिए। तो वो बड़ी उम्मीद से हैं, यहाँ वहाँ भागदौड़ भी कर रहे हैं, चेहरा भी दिखा रहे हैं, लॉबिंग भी कर रहे हैं। तो इसी पे एक मेरा शेर था, ख्वाब, उम्मीद, तमन्नाएं, ताल्लुक, रिश्ते, जान ले लेते हैं आखिर ये सहारे सहारे। एक मैंने ये जो आपने कहा अंदाजे अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हमारे इधर जज्जर बेरी के इलाके से हूँ। वो सही समय पे गलत फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। अब तक का जो उनका आप जो ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे पिछले 5 साल का, खासतौर पे मैं कह सकता हूँ कि फैसला लेने में बड़े चूक जाते हैं। जैसे कि वो कांग्रेस के 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष थे। 5 साल कोई छोटा ही अरसा नहीं है, छोटा समय नहीं है। और हरियाणा कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की कमान उनके हाथ में थी, लेकिन उसके बावजूद उनका कहीं ना कहीं ऐसा टकराव रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, ऐसी टकराव रही कि वो अपना एक जो कद है, जो पॉलिटिकल जो स्टेचर है, वो जो कद है वो अपना नहीं उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाए या बना नहीं पाए, इस तरह का रहा उनका। बाद में फिर वो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में चले गए। तृणमूल कांग्रेस का आप जानते हैं कि हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। एक दफा मैं गोवा गया हुआ था, तो मैं एक होटल में डिनर करने के लिए गया, तो मैंने देखा मेरे साथ वाले टेबल पे डॉक्टर अशोक तंवर जी भी डिनर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप जनाब यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि गोवा में वो इतने अभी शायद लोकप्रिय नहीं हुए होंगे कि गोवा में उनके जाने से कोई वोटों का असर पड़े या कुछ प्रभाव डाल सके। लेकिन फिर टीएमसी के बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी में भी उनका कुछ दिन का प्रवास रहा, फिर वो भाजपा में चले गए। भाजपा के बजाय अगर वो तब कांग्रेस में जाते और कांग्रेस हो सकता है उनको सिरसा से टिकट देती, तो निश्चित तौर पे वो सीट निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने सही समय पे गलत फैसला किया, वो भाजपा में चले गए और एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए। अब मुझे लगता है कि उन्होंने जब देखा, उन्होंने माहौल ये है, हर कोई कांग्रेस कांग्रेस पुकार रहा है, तो झट से वो शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। और कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो हो सकता है कि उनको कोई ना कोई जिम्मेवारी भी मिल जाए। वो एक पढ़े लिखे हैं, जेएनयू से आते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई रही है। तो एक अच्छा है अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आता है, आगे बढ़ता है। और अनुसूचित जाति का जो हरियाणा में समीकरण है, देश में समीकरण है, अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है पेशेंस इज पावर, यानी कि धैर्य ही आपकी शक्ति है। अगर वो धैर्य बना के रखते हैं, उतावलापन नहीं दिखाते, अधीर नहीं होते, उनको पॉलिटिशियन से सीखना चाहिए कि जो जो बहुत विपदाओं का सामना करते हैं लेकिन चेहरे पर उनकी कहीं कोई शिकन नहीं आती, वो ये जाहिर नहीं होने देते कि उनके अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, वो मुस्कुराते रहेंगे। और जब वो उस मुश्किल से निकल जाएंगे फिर वो निकल के सामने आते हैं। तो मेरा डॉक्टर अशोक तंवर जी के लिए यही है कहना कि अब चूंकि कांग्रेस में आ गए हैं तो यहाँ पे जमे रहे, ये ना हो वो सोचे कि पहले दिन ही मुझे कुछ मिल जाएगा और अगर उनको नहीं मिलता तो फिर वो फिर से उसी तरह का ट्रेंड दिखाएं। तो जिस तरह से उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई है एन मौके पे, वो पहले तो वो सफेदों में चुनाव प्रचार कर रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, फिर उनको अचानक से वो, चूंकि बातचीत उनकी पहले चल रही थी अजय माखन जो कांग्रेस के सीनियर नेता है उनके जरिए, तो फिर वो अचानक से वहां महेंद्रगढ़ की रैली में पहुंचे और फिर उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में ज्वाइन की कांग्रेस। तो एक तरह से जो ऐसे लोगों के लिए है, वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा शेर है, मैं बीच में पढ़ रहा हूँ, उसका है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो यानी कि वो जो है इधर के लगते रहे, आखिर तक बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे और एन मौके पे, जिसे कहते हैं ना मौके पे चौका जड़ना, राहुल गांधी की मौजूदगी में आए हीरो की तरह उनकी एंट्री हुई। जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनका स्वागत किया, पटका पहनाया। और फिर उसके बाद जो ये भी हुआ कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको लेके गए, अजय माकन के यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी,
तो स्वाति जी, मेरा ये कहना है कि जो अशोक तंवर जी की एंट्री है, उसकी कांग्रेस में आने से जो कांग्रेस की दलित राजनीति के समीकरण है वो भी बदलेंगे। क्योंकि पहले क्या था कि शैलजा जी जो है वो बड़ी नेता है, तो ले दे के सारा जो फोकस है वो शैलजा जी के ऊपर रहता था। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है लाइमलाइट डॉक्टर अशोक तंवर भी हासिल करेंगे। जी बिल्कुल सर। और साफ तौर पर जैसे आपने कहा कि उनका गलत फैसला कहीं ना कहीं, तो गलत फैसले से मुझे याद आया जब अशोक तंवर जी जो है बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तो क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल साहब, साफ तौर पर उनको अपना भांजा कहते हुए नजर आए, और भांजा कहने के साथ ये भी कहा कि गलत तरीके से वो जो है डिसीजन उनका रहा और आम आदमी पार्टी में वो चले गए, जबकि उनको आना भाजपा में था। हालांकि अब वो भाजपा में आ गए, तो अब उनका हम स्वागत करते हैं। और अब जो फिर से उन्होंने जो पार्टी का दामन छोड़ा है बीजेपी का और कांग्रेस में घर वापसी जो करी है, तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है सर? क्योंकि साफ तौर पर मनोहर लाल साहब उस टाइम पे कहते हुए नजर आए कि जो है ये हमारी पार्टी का हिस्सा है, हमारे भांजे भी है, और इनका जो मन है कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी में था। नहीं, मुझे लगता है बीजेपी को जो नुकसान होना था वो हो चुका है। उसमें कोई अशोक तंवर जी के आने जाने से कोई फर्क पड़ेगा, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है कि लोगों ने जो वोट किया है स्वाति जी, वो पिछला जो 5 साल का जो शासन रहा है हरियाणा में, भाजपा का जो शासन रहा है, जो उनकी उपलब्धियां रही हैं, जो उनकी अदाएं और अंदाज रहा है, उसके ऊपर लोगों ने अपना फतवा दिया। तो डॉक्टर अशोक तंवर कोई भाजपा की राजनीति में कोई बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ा चेहरा भी नहीं थे। वो बहुत ज्यादा समय के लिए भाजपा में आए भी नहीं थे, बहुत ज्यादा समय के लिए वो रहे भी नहीं। तो जो हरियाणा का जो मतदाता है, उसने जो वोट की है, मुझे लगता है वो 5 साल की जो मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री रहे या चंद दिन के लिए नायब सिंह सैनी साहब रहे। नायब सिंह सैनी साहब को तो हम ज्यादा इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनको काम करने का अवसर ही नहीं मिला, अगर हम ये कह दें। हालांकि अगर नायब सिंह सैनी जी को पहले दायित्व दिया जाता है, भाजपा के लोगों का ऐसा मानना है, तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। जी जी स्वाति जी। बिल्कुल सर। और नायब सिंह सैनी साहब का जिक्र हुआ, तो एक उनका जो वाक्य है वो कल का मैं आप याद दिला देती हूँ कि कल नायब सिंह सैनी जो है साफ तौर पर मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए कि अगर हरियाणा में गठबंधन की जरूरत पड़ेगी अन्य दलों से तो बीजेपी उसके लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सरकार लाने का जो दावा है वो तमाम राजनीतिक दिग्गज जो है बीजेपी के वो करते हुए नजर आ रहे हैं सर। नहीं, देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल नायब सिंह सैनी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। अगर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अगर कांग्रेस की 40 सीट नहीं आई, यानी कि 90 का हमारा विधानसभा का हाउस है और 40 सीट स्पष्ट बहुमत के लिए चाहिए, अगर 40 सीटें कांग्रेस को अपने बूते पे नहीं आई, मान लीजिए अगर ऐसे परिदृश्य उत्पन्न हो गया, ऐसे परिणाम आ गए जिसकी संभावना काफी कम लग रही है, लेकिन मान लीजिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित भी हो जाता है, तो फिर आप ये मानिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनेगी, फिर हरियाणा में भाजपा की ही सरकार बनेगी। और उसमें नायब सिंह सैनी साहब का रोल शायद इतना ना रहे, वो केंद्र का काम है, और केंद्र में आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और वो कई राज्यों में इस तरह का पराक्रम दिखा चुके हैं, तो फिर से उनको पराक्रम दिखाने में कोई किसी किस्म की हिचक नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा का हालांकि रिजल्ट जो है वो तो कुछ ही चंद घंटों में जो है सबके सामने आ जाएगा। दावे जो है तमाम पार्टियां अपनी तरफ से सरकार बनाने के कर रही है, चाहे वो भाजपा की बात करें या कांग्रेस की करें। बहरहाल ये तो पिटारा ईवीएम का खुलने के बाद ही पता चलेगा कि सत्ता की चाबी जो है इस बार किस पार्टी के हाथ में जाएगी, या इस बार किस पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हरियाणा के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर ऑफ द रिकॉर्ड में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर टिप्पणी कर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि हरियाणा की राजनीति के भीतर की बात क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।